यार ये बाल बेचने वाला तो मोहित का रिश्तेदार निकला। अगर इसने किसी को ये बात बता दी कि मेरे बाल नकली है तो मेरी शादी ही टूट जाएगी। एक दिन नीरू कॉलेज से घर वापस आ रही होती है और उसे एक आदमी चिल्लाता हुआ सुनाई देता है और नीरू का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अरे बाल दो बाल, अरे बैठो बैठो सुनहरे बाल, अरे माला माल हो जाओगे, अरे 3,000 रुपए देंगे, अरे लेकर आओ बाल, अरे बैठो बैठो लंबे घने बाल, अरे टूटे हुए भी चलेंगे बाल, अगर नहीं है तुम्हारे पास बाल तो पड़ोसी के सर से काट के ले आओ बाल, अरे उसके भी दे देंगे तुमको पैसे, अरे लेकर आओ बाल। अब नीरू जैसे ही ये सुनती है उसके खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपने घर जाकर अपने बाल खुद ही काट लेती है और उसे बाल वाले को बेच देती है, जिसके बाद वो बाल वाला उसे 6,000 रुपए देता है और कहता है, अरे आपके बाल तो बहुत ही घने और लंबे हैं, अरे हर महीने अगर आप बाल बेचने आओगे तो 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे आपको। बस फिर क्या था। ये सुनते ही नीरू की आंखें लालच से फट जाती है और उसके मन में लालच समा जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड मोहित से मिलने के लिए जाती है तो मोहित उसके बाल देखकर कहता है, अरे ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? पहले तो कितने घने और लंबे थे, ये छोटे कैसे हो गए? अगर मैंने इसे बताया कि मैंने बाल कटवा के बेच दिए तो ये मुझे कंजूस और लालची समझेगा, और फिर अगर इसने मुझसे शादी करने को मना कर दिया तो वो बेबी अब तो छोटे बालों का फैशन है, इसीलिए मैंने बाल कटवा दिए। अरे नीलू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बाल कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं और लंबे बाल तो मुझे बहुत पसंद है, और तुम इसे कटवा के आ गई। नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना तो शादी भी नहीं करूंगा मैं तुमसे। मोहित इतना बोलकर अब हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब नीरू के पास दो रास्ते थे, एक तो ये कि वो अपने घने बाल पहले की तरह बड़े कर ले और कभी ना बेचे और उसकी शादी मोहित से हो जाए, या फिर ये कि वो अपने बाल ऐसे ही बेचते रहे और माला माल हो जाए। बस फिर क्या था, नीरू ने दूसरा रास्ता चुना और वो महीने की जगह हर 15 दिन में ही अपने बाल बेचने लगी, जिसे देखकर एक दिन बाल वाला भी हैरान होकर उससे बोलता है, अरे बेबी जी क्या कर रही हैं? ऐसे तो आप गंजी हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। चुप बे, अपना काम कर, बाल खरीद और चलता बन। जिसके बाद नीरू ऑलमोस्ट अपने सर से आधे से ज्यादा बाल बेच देती है, लेकिन उसे याद आता है कि मोहित से उसका रिश्ता हो गया है और जल्दी ही शादी होने वाली है, जिसे सोचकर वो बोलती है, यार मेरे बाल बड़े घने हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, जब तक शादी का दिन आएगा मेरे बाल पहले जैसे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वो ऑलमोस्ट टकली हो चुकी थी और वो उदास होते हुए खुद से कहती है, ये बाल तो बढ़ नहीं रहे बल्कि कम हो रहे हैं, लगता है ये लालच मुझ पर भारी पड़ गया। जिसके बाद उसे याद आता है कि मोहित ने उसे कहा था कि अगर उसके बाल ना बढ़े तो वो उससे शादी ही नहीं करेगा। ये याद करके वो अपने बाल बेचकर कमाए पैसों से बहुत सारे तेल और शैम्पू खरीदती है, लेकिन इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो पूरी तरह टकली हो जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए अब इस बात का गम मनाती है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो मेरे बाल ही उड़ गए, अब मोहित मुझसे कभी शादी नहीं करेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। तभी नीरू को अपने मोबाइल पर डॉक्टर खतरा के हेयर ट्रांसप्लांट का मैसेज आता है, लेकिन जब वो उसकी प्राइस चेक करती है तो बोलती है, हाय राम रे राम, ये तो इतना महंगा है कि मैं अपनी किडनी, गुर्दे और आंखें भी बेच दूं तो भी ना करवा पाऊं। जिसके बाद अचानक नीरू को एक और आइडिया आता है और वो अपने आप से कहती है, आइडिया, असली बाल ना सही लेकिन नकली बाल तो आ सकते हैं ना। जिसके बाद वो अपने बाल बेचकर कमाए सारे पैसे मार्केट जाती है और वहाँ से हूबहू अपने बालों जैसे बिग खरीदने में लगा देती है और वो उस बिग को खरीद लेती है। जिसके बाद वो उस बिग को पहनकर खुद से बोलती है, मैंने असली बाल 12,000 के बेचे और ये मुझे 15,000 की पड़ी, यानी 3,000 का नुकसान। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लाखों का ज्ञान तो मिल गया ना। अब वो अपने घर आती है और विग पहनकर उसके बाल और ज्यादा घने और सुंदर लग रहे थे। समय बीतता है और दोनों की शादी का दिन आता है। मोहित के घर वालों ने नीरू के घने बाल देखकर ही तो उसे पसंद किया था, लेकिन अब वो इस बात से अनजान थे कि उनकी होने वाली बहू के बाल ही नकली हैं। रात के समय जैसे ही नीरू दुल्हन बनके सबके सामने स्टेज पर आती है तो उसकी नकली विग के बाल बड़े ही कमाल लग रहे थे। तभी उसे दिखाई देता है कि वो बाल खरीदने वाला आदमी भी शादी में आया है, जिसे देखकर नीरू बोलती है, यार ये बाल बेचने वाला तो मोहित का रिश्तेदार निकला। अगर इसने किसी को ये बात बता दी कि मेरे बाल नकली है तो मेरी शादी ही टूट जाएगी। वो बाल खरीदने वाला रिश्तेदार खाना खाकर चला जाता है और नीरू राहत की सांस लेती है।
जिसके बाद बड़े सुकून और आराम से मोहित की शादी नीरू से होती है। लेकिन इस बार नीरू की किस्मत पर ज्यादा ही पनौती लग गई थी, इसीलिए अगले दिन नीरू की मुंह दिखाई की रस्म में वही बाल खरीदने वाला इंसान आ जाता है। लेकिन अब कोई चारा नहीं बचता और नीरू उसे अपना मुंह दिखा देती है, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से समझदारी से चला जाता है, जिसे देखकर नीरू हैरान थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने मेरा मुंह और नकली विग देखी और कुछ कहा ही नहीं। मुझे इसके पीछे जाकर इससे पूछना चाहिए। नीरू उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोक कर कहती है, सुनो जरा, रुको। क्या हुआ बीवी जी, बताइए। तुमने मुझे पहचान लिया और ये भी पहचान लिया कि मेरे बाल विग है और नकली है, फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों ऐसा? अरे बीबी जी, अगर मैंने आपको बाल बेचे हैं, आपके बाल खरीदे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप तो हमारी ग्राहक हो, हम अपने ग्राहकों से रिश्ता थोड़ी खराब करेंगे। चलिए, झूठ ही सही, लेकिन रिश्ता तो हो रहा है ना आपका। लेकिन एक फ्री की एडवाइस देते हुए जाएंगे आपको। झूठ से कोई भी रिश्ता चलता नहीं है ज्यादा, सच बोल दो, सही रहेगा। इतना कहकर बाल वाला वहाँ से चला जाता है और नीरू को इस बात का एहसास हो जाता है कि बाल वाले की बात में दम तो था। जिसके बाद वो वापस कमरे में जाती है जहाँ सब लोग मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठे थे। मोहित भी आकर बैठ जाता है। तभी नीरू सबके सामने जाकर कहती है, आप लोग दुल्हन देखने आए हो ना, तो अच्छा ये होगा कि आप सच में दुल्हन को अच्छे से देखें। फिर नीरू अपनी विग अपने सर से हटा देती है, जिसे देखकर अब सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो मोहित के पास आती है और रोने लगती है और उसे बताती है, मुझे माफ कर दो मोहित, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। दरअसल मैं लालच में आ गई थी और मैंने अपने घने बाल बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मेरे बाल अचानक से झड़ने लग गए और मैं गंजी हो गई। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मेरे बाल घने नहीं हुए तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये कहते हुए अब नीरू रोई जा रही थी और मोहित उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे अपनाते हुए कहता है, तुम भी ना बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बालों से प्यार करता हूँ? अरे यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और 70 साल 80 साल के बाद तो तुम्हारा ये सब जाना ही था, थोड़ा पहले ही चला गया तो क्या हो गया? मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और रहूंगा, और मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। जिसके बाद नीरू अपना और अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखती है, फिर कभी बाल काट कर नहीं बेचती और फाइनली उसके बाल फिर से लंबे और घने हो जाते हैं। रामू के पड़ोस में रहने वाला धनी सेठ था तो पहले उसी की तरह गरीब, लेकिन एकदम से उसने अपने झोपड़े को महल बना लिया था। ये कई सालों पहले की बात थी। अब तो धनी सेठ न सिर्फ नाम से ही बल्कि अपने काम से भी अमीर हो चुका था, क्योंकि धनी सेठ के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसे ब्याज पर भी लगाया करता था। एक रोज रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ वाला पंखा कर रहा होता है। तभी रामू की बीवी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वो अपने पति से कहती है, जी हम गरीबों की किस्मत भी कैसी है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है हम गरीबों को। अच्छा, तो तुम धनिये का घर देखकर ऐसा बोल रही हो ना? उसकी मोटर वाली टंकी में पानी भर गया होगा, इसलिए वो गिर रहा है। अब तुम मुझे ताने दोगी क्योंकि उसकी मोटर की टंकी है और हमारे पास हैंड पंप। मेरे हाथों को देखो, छाले पड़ गए हैं बचपन से हैंडपंप चलाते चलाते। लेकिन मेरी फूटी किस्मत सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन राजकुमार का तो पता नहीं, गरीबी और आ गई जिंदगी में। जैसे मैं तो सोने की थाल में पैदा हुआ था, मुझे भी हल चलाना पड़ता है भाई, कस्सी चलानी पड़ती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले निकल जाते हैं। जिसे तुम धनिया कह रहे हो, पहले वो भी हल बैल भैंस सब चलाता था, लेकिन अब तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चंपा खाना बनाते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, तुम जाओ ना, बोलो अपने धनिया को एक बोतल ठंडा पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। ना, मैं नहीं जाता उस चोर के घर, मुझे मत कहा करो ये सब काम। खाना बनाने के बाद चंपा खुद ही धनी सेठ के घर जाती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, जी सुषमा दीदी, एक बोतल पानी का मिलेगा क्या? वो क्या है ना, चूल्हे पर खाना बना कर आई हूँ तो बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी।
रुक, यहीं रहियो, धनिया घर पर ही है, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए ठंडा पानी। अब जब तक सुषमा पानी लाने जाती है तब तक धनी सेठ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर चंपा भाग जाती है। तभी सुषमा वहाँ पानी लेकर आती है और ये देखकर धनी सेठ कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, इन भूखे नंगों को खाना पीना मत दिया करो। ये सब मेरी मेहनत का है, ना कि उस गरीब की मेहनत का। उन्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है, अमीरी किस चिड़िया के नाम है वो क्या जाने। ये सुनने के बाद सुषमा भी पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, मेहनत से तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सच में इनकी मेहनत की ही कमाई हो। अब गर्मी का मारा रामू बेचारा पास में ही हो रही शादी के टेंट से एक फराटे वाला पंखा लेकर आता है, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन गर्मी की कमी का एहसास दिलाता है और चंपा को थोड़ी राहत भी पहुंचती है। लेकिन अब देर रात रामू को नींद नहीं आती। वो अपनी छत पर जाता है और जैसे ही अंगड़ाई लेता है वो सामने धनिया के बालकनी में एसी लगा हुआ देखता है। ये देखकर रामू खुद से कहता है, क्या किस्मत है ऊपर वाले, मेरे साथ पला बड़ा मेरा चड्डी बड्डी दोस्त आज महलों का राजा बना हुआ है और मैं यहाँ पर झोपड़ी का भिखारी। उसके पास एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन और मेरे पास क्या। कुछ देर बाद अब जैसे ही रामू उठता है वैसे ही रामू की पत्नी चंपा अपने पति के लिए गर्म चाय लाती है और जैसे ही चटाई पर बैठा रामू अपनी दोस्त के घर की तरफ मुंह किए चाय पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसके दोस्त धनिया के लिए उसकी पत्नी कई रंग का जूस लेकर आई है, वो भी ट्रे में। साथ ही उस ट्रे में फल भी थे। ये देखकर रामू अपनी चाय को देखता है और कहता है, सुबह सुबह ये गर्मी, ऊपर से ये गरीबी का रोना, और कब मिलेगा मुझे चैन से सोना। सोना मिले न मिले, गोल्ड मिल जाए बस। अब रामू नीचे आता है तो वो धनिया यानी धनी सेठ की आवाज सुन लेता है। अरे भाग्यवान कहाँ हो, जरा मोटर चला दो, पौधों में पानी देकर मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे चंपा कहाँ चली गई? अरे मैं नहा रहा हूँ, तू हैंडपंप चला दे कम से कम। इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब इतना सुनकर गर्मी में खाना बना रही चंपा रामू को ग्लास फेंक कर मारती है और अपनी बीवी से मार खाने के बाद रामू खुद हैंडपंप चलाता हुआ खुद से कहता है, वे, गरीबों की तो बीवियां भी इज्जत नहीं देती, साला किस्मत कहाँ साथ देगी। चल रामू अब खुद से पानी बाल्टी में डाल और नहा ले। अब रामू खुद से बाल्टी में पानी भर भर कर नहाता है और तो और अब रामू अपने काम के लिए निकलता है और पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करता है। और आज भी तेज गर्मी की धूप में रामू को अपना सफर तय करके काम पर जाना था। लेकिन कुछ दूरी पर ही रामू चला था कि तभी वो देखता है कि एक 4 चक्के की लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी है। अब कौन ये अमीर ज्यादा है जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा जाता है? अब रामू देखता है कि कार के काले शीशे हटने के बाद धनी सेठ रामू से बोल रहा है, आजा रामू बैठ जा, नुक्कड़ पर जाना है ना तुझे, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे जी मैं चला जाऊंगा, आप दिक्कत मत करो। आपको प्रॉब्लम में देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। अरे रामू ऐसी कोई बात नहीं है, आजा बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अब रामू धनी सेठ की कार में जैसे ही बैठता है वैसे ही कार चलने के बाद धनी सेठ रामू को सुनाते हुए कहता है, सोचा आज गरीबों का भला कर दूं। एक तो गर्मी है, ऊपर से तू दिख गया तो सोचा बिठा ही लेता हूँ, इसलिए बिठा लिया, तू ज्यादा सोचा मत कर। ये सुनकर रामू को बुरा तो लगता है लेकिन कार में बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा और राहत देखकर रामू अपने मन ही मन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ये कार भी क्या चीज है? बे भगवान कुछ भी कर, अमीर बना दे बस। अब रामू ये सोच ही रहा था कि धनी सेठ रामू को कहता है, आ गया नुक्कड़, अब देख क्या रहा है, चल उतर, हट उठ। अब रामू कार से उतर जाता है और कुछ दूर चलकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन फिर से रामू का वही हाल हो जाता है, जिस वजह से रामू खुद से कहता है, वाह ऊपर वाले तेरी माया, फिर मेरा वही हाल कर दिखाया। अरे जब अमीरी देनी ही नहीं थी तो दिखाई ही क्यों? अब देर शाम रामू अपने काम पर से आता है तो अपने दरवाजे पर खाट लगाकर ताड़ी पी रहा होता है।
तभी उसकी नजर उसके दोस्त धनिया पर जाती है, जो कि अपने गार्डन में टेबल लगाता है और उसका नौकर महंगी दारू की बोतल और बर्फ की ट्रे रखकर उसके सामने से चला जाता है, जिसे ठंडा कर अब धनिया पी रहा था। लेकिन इधर रामू खोलती हुई ताड़ी पी रहा था। अब रामू ये देखकर खुद से कहता है, तू अपन गरीब लोगन की शान है। जो मजा तुझे पीने में आता है वो कहाँ स्कॉच पीने में आता होगा। धनिया तू क्या है मेरे आगे। धनिया मुर्दाबाद, चल। रामू अपने दरवाजे पर ताड़ी पीते हुए शोर मचाने लगता है। तभी चंपा आती है और रामू को घर में लेकर जाती है। अब अगली सुबह रामू उठकर शाम के जलवान के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि धनिया छाता लगाकर खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा है और ये देखकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो धनिया को देखो। जब हम बच्चे थे ना तो धूप में खेलते थे। काला कलूटा हो गया था धूप में खेल के तुम्हारा धनिया। लेकिन अब देखो पैसा आने के बाद इसकी फितरत बदल गई, रंग बदल गया, चाल बदल गई, ढाल बदल गई। अरे इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं बदलती। अरे सरकार छोड़ो, मैं कच्चा नहीं बदल पाता इतनी जल्दी। मोदी जी थोड़ी हमार भी सुन लो। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपका धनिया इतना अमीर कैसे हुआ जो इसने कार घर सब ले लिया। अरे सब कुदरत का करिश्मा है चंपा। बड़ी ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा कैसे ये हरामी धनिया जो आज खुद को धनी सेठ कहलवाता है ना, ये कैसे बना, क्या किया इसने। अभी तो अपनी गरीबी की जिंदगी ही खुशी खुशी बिता लेते हैं हम। सरिता रसोई में खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये देखकर सरिता अपनी बहुओं, बड़ी बहू मधु और छोटी बहू कोमल और तीसरी बहू पाखी, चौथी बहू किंजल और पांचवी बहू आंचल को आवाज लगाकर वहाँ बुलाती है और सबसे कहती है, अभी तो दिन भी नहीं हुआ और रसोई में कुछ खाना ही नहीं है। तुम पांचों ने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था क्या? मेरे बेटे को ऐसे ही भूखा भेज दिया क्या ऑफिस? नहीं तो माँ जी, हम सबने खाना बनाया तो था। मैंने आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। कोमल दीदी, आपने ही तो रखे थे ना पराठे, कहाँ रखे हैं? माँ जी को दे दीजिए। मैंने रखे तो थे, लेकिन जब मैं नहा के आई थी तो एक भी पराठा नहीं था। मुझे खुद इतनी भूख लग रही है। तुम पांचों को ही पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो अब एक दूसरे से पूछना बंद करो और जिसने पराठे खाए हैं खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे भी पता है हमारे घर में कौन भूखा बैठा रहता है। वो माँ जी, हमने खाए हैं। दीदी, एक दो नहीं, कम से कम 20 पराठे से ऊपर थे। वो सारे आप दोनों ने अकेले ही खा लिए। हाँ, वो कल रात में ज्यादा पेट नहीं भरा था ना और भूख भी लग रही थी, इसीलिए किंजल ने धनिया पुदीना की चटनी बना दी। एक एक करके हमने ही सारे पराठे खा लिए। अरे तुम तीनों की भूख कभी शांत होगी भी या नहीं? माँ जी मैंने तो खाया भी नहीं है, आप मुझे क्यों सुना रही हो? जिसने खाया है आप उन्हें बोलो ना। हाँ मुझे पता है तूने नहीं खाया, लेकिन इन दोनों से अगर कुछ बचता तो वो तेरे ही पेट में जाता ना। अरे कितनी बार समझाया है तुम तीनों को, सबके खाने के बाद ही खाया करो, क्योंकि तुम तीनों की भूख इतनी जल्दी तो शांत होती नहीं है। अब हम क्या खाएंगे बताओ? माँ जी आप टेंशन मत लो, मैंने सबके लिए बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दिया है। और हाँ, थोड़ा नहीं काफी मंगवाया है कि सबका पेट भर सके और सबकी भूख शांत हो सके। पाखी, आंचल, तुम दोनों भी कुछ खा लिया करो, तुम दोनों के शरीर में कुछ लग जाएगा। इनकी तो भूख शांत होती नहीं, लेकिन तुम दोनों के शरीर में तो कुछ रहेगा ना। वो माँ जी, हमारा इतना खाना खाने का मन नहीं करता, तभी तो हम नहीं खाते हैं इतना। तुम दोनों खाती कहो? तुम दोनों को इन तीनों को खिलाना ही अच्छा लगता है ना। तुम दोनों सूखी इन भूखी का ही पेट भरती रह जाओगी, एक दिन तुम दोनों को ही खा लेंगी ये। सरिता अपनी पांचों बहुओं को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सरिता में तो जितनी हिम्मत होती है वो उतना ही कोशिश करती कि वो अपनी बहुओं को कुछ समझा सके, लेकिन उसकी बहुएं ऐसी ही रहती हैं। एक दिन पाखी और किंजल दोनों बाजार से सब्जी ले रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोस के शर्मा अंकल उन्हें बाजार में देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे सरिता भाभी की बहुओं, तुम दोनों यहाँ बाजार में सब्जियाँ लेने आई हो क्या? जी अंकल जी नमस्ते, आप भी यहाँ सब्जियाँ लेने ही आए हो? हाँ, वैसे पाखी बहू तुम्हें सच में सब्जियाँ खाने की जरूरत है।
और किंजर बहू, तुम तो बिल्कुल मत खाया करो। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। अरे कैसे होते जा रही हो? थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो। अंकल जी, मोटी नहीं हूँ, बल्कि ये तो खाते पीते घर की निशानी होती है। फिर तो वो तुम्हारे घर की जो 2 बहुएं हैं ना, वो तुम्हारे घर की नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी सूखी है, मरियल टाइप की है। अरे उनको देख के तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पंखा भी चलाऊं ना तो कहीं उड़ ना जाए दोनों। अंकल जी सूखी नहीं है हम में भी बहुत जान है, बस इनकी तरह खा खा कर मोटी नहीं बनना। वो तो अंकल ने खुद ही बता दिया कि सूखी हो आप। ज्यादा मत बोलो, तुम मुझसे छोटी हो। आप तीनों तो इतनी भूखी हो कि ट्रक भरकर भी कुछ खाने को मिल जाए ना तो वो भी आप दोनों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे अरे, तुम दोनों अब झगड़ा क्यों करने लग गई? हम तीनों बाजार में ही हैं अभी, इस बात का ध्यान रखो। चलो मैं तुम दोनों को कुछ खिला देता हूँ। चलो चलते हैं। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पानी पूरी खाओगे? अरे नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, चलो दोनों खाने के लिए। अरे तुम्हारे अंकल जी खिला रहे हैं, चुपचाप खा लो। इतना बोलकर शर्मा जी दोनों को अपने साथ पानी पूरी खिलाने लेकर चले जाते हैं और वो तीनों पानी पूरी खाते हैं। लेकिन पाखी और किंजल दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जो कि वो उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दोनों आपस में बात करके वापस से सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और यूं ही कुछ दिन बाद सरिता अपनी पड़ोसन रेखा के घर लड्डू देने गई होती है और रेखा से बोलती है, अरे रेखा, जरा इन लड्डू को अपनी फ्रिज में संभाल कर रख लियो, शाम को मैं लेने आऊंगी। क्या हुआ सरिता, तेरी फ्रिज खराब हो गई है क्या? फ्रिज तो सही है, लेकिन मेरी बहुएं ही खराब निकल गई। अरे घर में 3-3 भूखी बहुएं बैठी हैं, उनकी नजर में ये लड्डू आ गए ना तब तो हो गया काम। ये बात तो तू सही बोल रही है। उनकी नजर में अगर लड्डू का डब्बा आ गया तो बस लड्डू का डब्बा ही बचेगा, क्योंकि लड्डू तो तेरी बहुओं के पेट में ही जाएंगे ना। हाँ, अब क्या ही करूँ मैं। 2 बहुएं हैं जिनके पीछे लगी रहती हूँ कि कुछ खा लिया करें, सूख के काटा हो रही हैं, और बाकी की 3 हैं कि कुछ खाने को छोड़ती ही नहीं है। तभी तो आस पड़ोस के घर में खाना छुपाना पड़ता है मुझे। चल ठीक है, मैं रख दूंगी लड्डू। सरिता रेखा के घर से चली जाती है। ऐसे ही भूखी और सूखी बहुओं से सरिता का घर चल रहा था। कुछ दिनों बाद सरिता का बेटा अंकित सरिता से बात करते हुए बोलता है, माँ आपको पता है मेरे ऑफिस वाले कॉमन रेस करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को काफी अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन इसमें ना 20 से 30 साल की लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। फिर तो हमारे घर की 5 बहुएं हिस्सा ले सकती हैं। नहीं माँ, हमारे घर से बस 2 ही बहुएं हिस्सा ले सकती हैं, क्योंकि इसमें ना वजन भी मायने रखता है। और उन दोनों को तो आपको पता है ना, वो कितनी कमजोर है, सूखी हुई है, वो रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है? तो अब क्या होगा? ऐसे तो हमारे घर की एक भी बहू रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। माँ अब मैं क्या ही करूँ? पाखी और आंचल रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली है। मुझे तो नहीं लगता वो रेस में 4 कदम भी भाग पाएंगी। अरे आप दोनों ये कैसे बोल सकते हो कि आंचल और पाखी रेस में हिस्सा नहीं ले सकते? वो सूखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रेस नहीं लगा सकती। बहू तू क्या बकवास करे जा रही है? तू क्या अपनी देवरानी को जानती नहीं है? इतनी पतली है दोनों, कैसे रेस में हिस्सा लेंगी? कहीं बेहोश हो गई ना तो हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकित जी, आप इन दोनों का रेस में नाम लिखवाओ और देख लेना, यही दोनों रेस भी जीतेंगी। आपको विश्वास भले ही ना हो, लेकिन मुझे मेरी सुखी देवरानी पर पूरा विश्वास है। मधु अपने पति को पाखी और आंचल का रेस में नाम लिखवाने को बोल देती है और ये सारी बातें बाकी की 4 बहुओं को भी बता देती है। उसके बाद मधु, कोमल और किंजल तीनों मिलकर पाखी और आंचल को रोज हेल्थी खाना खिलाने लगते हैं। रेस का दिन आ जाता है। उस दिन पाखी और आंचल दोनों सबके साथ रेस के लिए गई थी, लेकिन मधु, किंजल और कोमल घर में रहती है और उनके जीतने के लिए तीनों ने व्रत रखा था। शाम को दोनों बाकी सब के साथ घर आते हैं। दोनों के गलों में मेडल था और हाथ में मिठाई का डब्बा। सरिता बाकी तीनों को मिठाई खिलाने जा ही रही थी कि तभी किंजल सरिता को रोकते हुए कहती है, माँ जी, हम तीनों ने व्रत रखा है। हाँ माँ जी, हमारा व्रत है। हमने इन दोनों के लिए व्रत रखा है कि ये दोनों रेस जीत जाए। दीदी, आपका व्रत कामयाब रहा। आंचल रेस में फर्स्ट आई है और मैं सेकंड। बहुओं, तुम 5 को एक दूसरे पर इतना विश्वास था तभी ये सब हुआ। तुम तीनों भूखी बहुओं ने व्रत रखा और तुम दोनों सूखी बहुएं रेस जीत गई।
सरिता और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि भूखी और सूखी पांचों बहुएं वो काम भी कर सकती हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस करती थी।